नमस्कार, आपके अपने चैनल एडुप्लस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम बायोलॉजी के 30 दिवसीय क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 30 दिनों में आपको बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करवाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस से हम लोग शुरू करेंगे। साइंस का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान। एक अरेंज्ड वे में नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा? रियल साइंस और दूसरा सूडो साइंस। दोनों में अंतर को हम समझेंगे। रियल साइंस यानी सत्य विज्ञान और सूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान। फ्रेंड्स, दोनों में अंतर क्या है? रियल साइंस आपके बेस्ड ऑन थ्योरी यानी सिद्धांत पे आधारित होता है, जबकि इसके अपोजिट साइड ये आपका छद्म विज्ञान यानी सूडो साइंस पैराडिग्म यानी अवधारणा पे आधारित होता है। इन दोनों में क्या अंतर है कि अगर जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं न्यूटन लॉ का। न्यूटन खोज जब किए थे ग्रेविटी ऑफ लॉ कि ये पेन अगर ऊपर से मारकर गिरेगा नीचे तो नीचे की ओर गिरेगा, चाहे ये इंग्लैंड में गिरे, भारत में गिरे या पाकिस्तान, किसी भी पृथ्वी के किसी भी एरिया में गिरेगा वो ग्रेविटी लॉ को फॉलो करेगा। तो वो क्या है? एक थ्योरी दिया। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ये अवधारणा का जो विज्ञान है, जो आगे चल के आप हम लोग सोशल साइंस के रूप में देखते हैं, इसमें क्या है कि आपका जैसे हम लोग कर्क रेखा के आसपास रहने वाले लोग का जो प्रारूप है, रंग रूप है, अलग होता है। मकर रेखा के आसपास अलग होता है। विषुवत रेखा के आसपास के लोगों का रहन सहन और उनकी बनावट अलग होती है। तो ये क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पैराडिग्म यानी चेंजिंग रियलिटी, यानी ये परिवर्तनशील सत्य है। ये समय आने पे चेंज हो जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अनचेंज रियलिटी कौन सा है? अपरिवर्तनशील आपका सिद्धांत पे आधारित सत्य विज्ञान, रियल साइंस। इसमें हम देखेंगे कि परिवर्तनशील सत्य जो है वो किसको बोलते हैं? सोशल साइंस को, यानी समाज विज्ञान को। समाज विज्ञान क्या होता है कि आपके अलग अलग क्षेत्र के अनुसार उनके नियम कानून रहन सहन बदलते रहते हैं। जैसे आपके ठंड प्रदेश में रहने वाले उनका रहन सहन अलग है, गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग है, उनका रंग रूप अलग होता है। आप जैसे देखते हो कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा के आसपास जो लोग रहते हैं वहाँ क्या है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, इस कारण वहाँ के लोग काले मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव या उत्तर ध्रुव, वहाँ के लोग आपको गोरे मिलेंगे, क्योंकि गोरे लोग इसलिए मिलते हैं वहाँ आपको गर्मी कम पड़ती है, इसके कारण उनका रंग सफेद होता है। अब ये देखते हैं इसमें परिवर्तनशील सत्य देख लिए, जो कि सोशल साइंस। फिलहाल हमें उसको अभी टच नहीं करना है, हम लोग रियल साइंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अपरिवर्तनशील सत्य में दो चीज होता है, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग क्या है? आपका बायोलॉजी और नॉन लिविंग में फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में ही क्या आता है? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। इनको लिख लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं रियल साइंस तक हम लोग देखे थे, रियल साइंस और सूडो साइंस। सूडो साइंस में हमने देखा था कि सोशल साइंस का आता है सब्जेक्ट। आगे हम बढ़ते हुए रियल साइंस में देखते हैं कि रियल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस आपका किसका है? लिविंग थिंग का। इसमें लिविंग थिंग और इसमें नॉन लिविंग थिंग का स्टडी किया जाता है। तो इसमें हम पहले देखते हैं आपके फिजिकल साइंस को, भौतिक विज्ञान को। इसमें आपको फिजिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में आपको मैटर, द्रव की स्टडी होती है, कितने टाइप के हैं, उनका केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ये सब। और इनके फादर जो है लिवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पितामह लिवोजियर को कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स में क्या होता है। फिजिक्स जो है द्रव्य
और ऊर्जा एनर्जी का जो है इंटर रिलेशन, अंतर संबंध, दोनों में जो रिलेशन को वो दिखाया गया वो फिजिक्स में आपको पढ़ना है। और इनके फादर किनको, न्यूटन को बोला जाता है। तो रियल साइंस में आपको फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पितामह लिवोजियर और फिजिक्स के न्यूटन। आगे अब देखते हैं हम लिविंग थिंग का स्टडी किसमें होता है, बायोलॉजिकल साइंस में। इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है आपका जूलॉजी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में जैसा आपको नाम से पता चलता है, इसमें एनिमल की पढ़ाई होती है, इसके बारे में आपको जानना है। और इसके फादर, जूलॉजी के फादर जो हैं अरस्तु को कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर हम देखते हैं बोटनी में। बोटनी जो है वनस्पति विज्ञान, हिंदी में इसको कहते हैं। और इसमें आपको प्लांट्स, वनस्पति के बारे में पढ़ना है। इसके फादर थियोफ्रेस्टस हैं। तो आपको जैसा कि बता चुके हैं, केमिस्ट्री के फादर लिवोजियर, फिजिक्स के न्यूटन, जूलॉजी के अरस्तु और बोटनी के थियोफ्रेस्टस है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी एग्जाम आपका गवर्नमेंट का हो, उसमें सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन साइंस में अगर आते हैं तो बायोलॉजी सेक्शन से आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग बायोलॉजी सेक्शन से करने जा रहे हैं। 30 दिन में इस कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी का। हम आज इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, कुछ इसके आधारभूत बिंदुओं को देखते हैं। कल से ये क्लास आपको आगे बढ़ेगा। चलिए देखते हैं, बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी का हिंदी में अर्थ जीव विज्ञान होता है। बायोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना है। एक है आपका बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ, लिविंग, और लोगोस का मतलब स्टडी। तो इसका क्या मतलब हो गया, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग, जीवन का विज्ञान, जीवन का अध्ययन। इसके फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी हम बता चुके हैं, अरस्तु हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी को अगर हम शब्दों में बांट के देखें तो एक बायोस वर्ड निकलता है, दूसरा लोगोस, LOGOS, लोगोस। बायोस का शाब्दिक अर्थ लाइफ, लिविंग, दोनों एक ही है, जीवन। लोगोस का मतलब स्टडी यानी अध्ययन। अब इन दोनों को ऐड करने पे हम देखते हैं स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग। तो इसका क्या हुआ, जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीवन का अध्ययन, चाहे वो एनिमल्स का हो, ह्यूमन बींग्स का हो या आपका प्लांट्स का हो। फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा गया है, अरस्तु को। बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें एक चीज हम और देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने लाया। बायोलॉजी शब्द जो है लेमार्क और ट्राइनवर्स नाम के एक आदमी थे। ट्राइनोवोरस। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को लाया, हम लोग को उससे रूबरू करवाया, लेमार्क और ट्राइनोवोरस। ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे कि आपका जीवन का उत्पत्ति कैसे शुरू हुआ था हमारे पृथ्वी पे। चलिए इसमें देखिए, हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आप लोग इसको पहले नोटबुक में उतार लें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको आगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं लाइफ जो है, जीवन क्या है।
तो रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी मैटर द्रव और ऊर्जा के संबंधों का परिणाम। तो एक लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? एक मैटर आपका है, जैसे हमारा बॉडी हो गया, अगर इसमें जान नहीं रहे तो ये क्या, एक नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगी, एक मैटर हो जाएगा। और एनर्जी क्या है आपका, जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है एटीपी बन के, तो अगर एटीपी हमको मिलना बंद हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग, डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैटर आपका हमारा शरीर, और एनर्जी एटीपी जो आपके ग्लूकोज के टूटने से बनती है। तो ये दोनों का इंटरेक्शन का परिणाम क्या होता है, एक लाइफ। तो ये हम देख लिए लाइफ क्या है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस धरती पे स्टार्टिंग में जब जीवन नहीं था तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे शुरू हुआ, यानी जीवन की उत्पत्ति। क्या देखेंगे हम लोग, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। अब इसमें हमको ये देखना है, आप लोग इसको नोट भी करते जाएं। ये देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ में ऐसे तो कई सिद्धांत दिए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग सोच है, लेकिन हम जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये एक रशियन साइंटिस्ट है। रशियन साइंस, कहाँ के साइंटिस्ट हैं, रशियन साइंटिस्ट है। तो रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम ओपेरियन है, तो ओपेरियन नाम के रशियन साइंटिस्ट ने कीमोसिंथेसिस थ्योरी दिया था। क्या नाम है इसका, कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस थ्योरी, जो कि रशियन वैज्ञानिक ओपेरियन का था, उनके अनुसार इस पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था पृथ्वी, तो उस समय उनके प्रारंभिक वातावरण में कौन कौन से तत्व मौजूद थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्व मौजूद थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि वातावरण चेंज होते गया धीरे धीरे, और ये यौगिक बनाते गए एक दूसरे के साथ। CH3 मीथेन बनाया, NH3 बनाया, H2O जल। तो ये सब यौगिक तैयार किया इन्होंने। मिश्रण और यौगिक में आपको समझना होगा, मिश्रण जो है दो तत्वों का संयोजन है, लेकिन मिश्रण में कोई अनुपात निर्धारित नहीं होता है। वहीं इसके अलग रूप में आपके जो यौगिक हैं उनमें एक निश्चित अनुपात में दो तत्वों को मिलाया जाता है, दोनों में यही अंतर है। तो आगे हम देखते हैं कि CH3, NH3, H2O, इन सब से आगे चल के क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनका निर्माण हुआ, जो आगे चल के प्रोटोप्लाज्म बना है, जिसको हिंदी में जीव द्रव बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जब बना तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म बना, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव, इससे किसका निर्माण हुआ, सेल का। सेल क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई सेल, यानी कोशिका। ठीक, अब कोशिका क्या बनाया, कोशिका बनाया आपको टिश्यू, उत्तक। टिश्यू से क्या निर्माण हुआ, टिश्यू मिलकर बनाए ऑर्गेन, अंग, और फाइनली ऑर्गेन से हमारा क्या बना, बॉडी, यानी शरीर। जैसा कि देख लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाया। प्रोटोप्लाज्म से सेल बना आपका, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गेन और बॉडी। इस तरीके से आपका लाइफ का ओरिजिन हमारे पृथ्वी पे हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि जीवों की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग थिंग्स। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए इनको। अब हम देखते हैं आगे जो लिविंग थिंग है, जीवों की विशेषताएं के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में हम क्या देखते हैं, सबसे पहला हम देखेंगे
फर्स्ट है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। आगे हम बता चुके हैं आपको सेल क्या है, आपका आधारभूत इकाई है आपके शरीर का। तो इसमें सबसे पहला जो इसकी विशेषता है कि इसका जो संगठन है एक कोशिकीय है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी विशेषताएं होती है। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक, इनका आधारभूत कैसा है। तो आधारभूत संगठन इनका जो है सबसे छोटा सेल, सेल से बड़ा टिश्यू, टिश्यू से बड़ा ऑर्गेन, और ये मिलके बनाते हैं लास्ट में बॉडी। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद स्ट्रक्चरल में देखते हैं संरचनात्मक में हैविंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इनका जो अपना स्ट्रक्चर है वो अणुओं से अलग होता है। एनिमल में ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, प्लांट्स में नहीं पाया जाएगा, तो इनका जो है स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल, इनका जो क्रियात्मक इकाई होता है वो हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। इनका जो क्रियात्मक इकाई होता है वो भी जो है अपना एक खुद का होता है, औरों से मेल नहीं खाता है, तो इनका जो है फंक्शनल यूनिट भी अलग है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं जीव की विशेषताएं वो क्या है, नोट कर लीजिए इनको। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में ये नेक्स्ट आपका है सेकेंड नंबर पे मेटाबॉलिक रिएक्शन। पहला क्या था आपका सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन के बाद नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। आप इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए हम अलग से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी उपापचयी क्रियाएं क्या होती है। चलिए तो चलिए देखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उपापचयी क्रियाएं, ये जो है जीवों के अंदर जो है होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, यानी जैव रासायनिक क्रियाएं। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होती हैं वो क्या होती हैं, उपापचयी क्रियाएं कही जाती है। ये उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आप देख रहे हैं विखंडन, और दूसरा एनाबॉलिज्म संलयन। दोनों में अंतर को हम देखेंगे। कैटाबॉलिज्म जो है यानी विखंडन, इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, यानी जटिल अणु टूटकर सिंपलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसमें हिंदी के लिए हम अलग से नहीं लिख सकते, बायोलॉजी है आपका, इंग्लिश थोड़ा यूज होगा इसमें। आप इसको अगर चाहें तो हम बोलते जाएंगे, आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी जटिल अणु ब्रेक्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। तो जटिल अणु टूटकर सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें क्या होती है आपका एनर्जी रिलीज होगा। ये जब प्रोसेस होगा हमारे शरीर के अंदर, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेगा और सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, तो इससे क्या होगा कि शरीर में एनर्जी जनरेट होगा। वो कैसे जनरेट होगा वो हम आगे देखेंगे। तो एनर्जी जनरेट जिससे हमारा शरीर चलता है। इसका एक एग्जाम्पल है सिंपलर मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक्स सिंपलर मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज जब टूटता है तो एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एनर्जी को ही कहते हैं हमारे शरीर में, एनर्जी। तो ग्लूकोज क्या है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सीएम, और एटीपी क्या है सिंपलर मॉलिक्यूल एसएम। तो इसका एग्जांपल है किसका, कैटाबॉलिज्म का। अगर एग्जाम में आपको आ जाए कैटाबॉलिज्म का एक ये देने के लिए, तो ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू एटीपी। अब देखते हैं एटीपी, थोड़ा हम डिटेल में इधर नीचे दिए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका फुल फॉर्म जो होता है एटीपी का एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी का एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा इसका। और इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6, ये इसका केमिकल नेम है, रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला। ये भी याद रखिए आप। अब जो है एक ग्लूकोज टूटेगा तो कितना निर्माण करेगा 36 एटीपी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है। एक मोलिक्यूल ग्लूकोज टूटने पे कितना एटीपी का निर्माण होता है, तो 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो 38, तो 38 एटीपी जो है आपका एक ग्लूकोज टूटने पे। तो अब ये देखते हैं कैसे टूटेगा।
2 एटीपी जो है आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के कारण टूटता है और 36 एटीपी जो है कर्ब्स प्रोसेस में टूटता है। तो 36 और प्लस 2 जो है 38। एक फिर से बताना चाहेंगे, एक ग्लूकोज 1 मोल यानी एक मॉलिक्यूल अणु, जो एक ग्लूकोज का अणु है उसके टूटने पे 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, 36 एटीपी कर्ब्स प्रोसेस से बनते हैं। कर्ब्स प्रोसेस कहाँ होता है? ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुने होंगे आप लोग, क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? और बता सकते हैं? लाइट हाउस ऑफ सेल। सॉरी पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपका एटीपी का, हमारी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? कर्ब्स प्रोसेस में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि 38 एटीपी में 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो ये आपका क्या था? मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटाबोलिज्म हम समझे, विखंडन। एक बार पुनः देखते हैं, कैटाबोलिज्म विखंडन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, जो जटिल अणु होते हैं वो टूटकर सिंपलर मॉलिक्यूल बनते हैं। इनमें एनर्जी रिलीज होती है इस प्रक्रिया में, और ग्लूकोज जो है एटीपी में टूटने का उदाहरण कैटाबोलिज्म रिएक्शन का है। एटीपी का फुल फॉर्म एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 1 मोल ग्लूकोज टूटने पे 38 एटीपी बनेंगे। उनका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। अब देखते हैं 38 में 2 एटीपी आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से टूटने पे बनती है, और 36 एटीपी कर्ब्स प्रोसेस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको एनाबोलिज्म, संलयन। इसके जस्ट अपोजिट, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक्स सिंपलर मॉलिक्यूल में। इसमें क्या होता है कि सिंपलर मॉलिक्यूल ऐड होके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो इसको नाम से पता चल रहा है, विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जुड़ना। तो इसमें सिंपलर मॉलिक्यूल जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब, ये एनर्जी अवशोषित करता है। ये क्या करता है? एनर्जी मुक्त करता है। इसमें ऊर्जा जो है मुक्त होगी, और इसमें ऊर्जा अवशोषित होगी। ठीक, इसका एक उदाहरण है आपको प्रोटोप्लाज्म का निर्माण। जीव द्रव जो कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए जरूरी है, उसमें क्या होता है आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिलकर क्या निर्माण करते हैं? प्रोटोप्लाज्म का। तो सिंपल मॉलिक्यूल जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। इसे एनाबोलिज्म कहते हैं। तो हम लोग ने कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म दोनों देख लिया। दोनों का एग्जाम्पल एक भी है। ग्लूकोज एटीपी में टूटेगा यानी जटिल अणु सिंपल मॉलिक्यूल में, ये विखंडन का, और एनाबोलिज्म सिंपलर मॉलिक्यूल जुट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगा, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म का निर्माण। तो आगे हम देखते हैं, आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अन्य विशेषताओं के बारे में, कि एक लिविंग थिंग्स की अन्य विशेषताएं क्या क्या होती है। चलिए यहां से शुरू करते हैं हम। इससे पहले लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें पहला था कोशिकीय संगठन, दूसरा आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं, तीसरा आपका है रेस्पिरेशन, श्वसन, 4th नंबर पे न्यूट्रिशन यानी पोषण, 5वां नंबर पे एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन। अब इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे इसमें देखते हैं, इसको समझते हैं एक एक करके। यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण देंगे एक एक करके, फिर आगे चल के हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? श्वसन से, रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन क्या है, इससे पहले हम ये देखें कि श्वसन जो है एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज, ये एनर्जी एक्वायर्ड करता है किसके थ्रू? तो गैसियस एक्सचेंज के द्वारा, यानी गैसीय विनिमय, यानी गैस का विनिमय क्या होता है? लेन देन। गैस के लेन देन से ऊर्जा की प्राप्ति। तो शरीर में ऊर्जा कैसे आती है? पहला नंबर, आप पोषक तत्व जो लेते हैं खाद्य पदार्थ के थ्रू, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, एटीपी क्रिएट होता है, ग्लूकोज टूटता है, तो ऊर्जा का हुआ। सेकेंड,
आपका जो गैसियस एक्सचेंज है इसमें कैसे हम लेते हैं, एटीपी के निर्माण में सहायक होता है, वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। नोज यानी नाक से हमारे लंग्स में क्या जाता है, यहाँ से एयर जाता है, यहाँ से ना तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ना ऑक्सीजन जाता है, क्योंकि ये वातावरण में आपको हवा में हर एक गैस मौजूद है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे हम देखेंगे कि कौन सी गैस हम कितना मात्रा में लगभग लेते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जाता है 78% के आसपास। लंग्स में जो है क्या आया, नोज से नाक से हमारे लंग्स तक कौन सा आया, एयर आया। फिर लंग्स क्या करता है, वहाँ पे फिल्टर करके यहाँ से आपको बाहर क्या भेज देता है, O2 ऑक्सीजन, किसके पास, ब्लड के पास। अब ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके कहाँ जाता है, ऑर्गेन तक, ऑर्गेन ब्लड तक, ब्लड का यही काम है, क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ले जाना लाना, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाते हैं वो। फिर ऑर्गेन तक, ऑर्गेन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाता है। टिश्यू जो है इस ऑक्सीजन को सेल में आता है। अब सेल में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन हम आगे जब पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें क्या है, जो ये ग्लूकोज है C6H12O6, हम पहले भी बता चुके हैं, C6H12O6 आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये जब ब्रेक होता है ग्लूकोज, तो इससे क्या एटीपी का निर्माण होता है, हम लोग बता चुके हैं 38 एटीपी, जिसमें 2 है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा और 36 है कर्ब्स प्रोसेस के द्वारा, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो हम यहाँ देखते हैं फिलहाल, तो H6H12O6 ब्रेक्स जब होता है, ये टूटता है तो CO2 में टूटता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उससे बनता है। H2O यानी जल, वाटर, और एटीपी यानी एनर्जी। CO2 का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। H2O वाटर शरीर एब्जॉर्ब करता अपने काम के लिए, एटीपी एनर्जी शरीर के लिए है। तो CO2 यहाँ से क्या करेगा, सेल में ये दोनों का यूज हो गया टूटने के बाद, O2 आया, टूट के जब फिर यहाँ से निकला क्या, CO2, ये क्या करेगा, सेल भेज देगा CO2 को टिश्यू के पास, टिश्यू क्या करेगा, CO2 को आगे बढ़ा देगा ऑर्गेन, ऑर्गेन क्या करेगा, यहाँ से CO2 पास कर देगा ब्लड, ब्लड क्या करेगा, इस CO2 को ले जाके CO2 को लंग्स के पास पहुंचा देगा। अब लंग्स से क्या है, नोज तक क्या CO2 आएगा, नहीं, क्योंकि जब यहाँ एयर आया था, यहाँ से ऑक्सीजन आगे गया, बाकी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस तो इसके पास ही थे। तो ये क्या यहाँ मिलके CO2 एयर के, यहाँ से फिर क्या होगा, लंग्स बाकी गैस भी इसके साथ बाहर भेज देगा नोज के थ्रू, यानी यहाँ से एयर निकलेगा। एक बार पुनः देखते हैं श्वसन में क्या होता है, नोज से एयर गया लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में, ब्लड से ऑर्गेन, ब्लड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर ऑर्गेन से टिश्यू, टिश्यू से सेल। यहाँ कोशिकीय श्वसन होगा, ग्लूकोज ब्रेक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा और ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसमें CO2 को ये बाहर फिर वापस भेजेगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ब्लड, ब्लड से लंग्स, और लंग्स से CO2 क्या होगा, एयर में मिलके एयर के थ्रू नोज के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका श्वसन का एक संक्षिप्त विवरण हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, न्यूट्रिशन जो है पोषण, ये क्या है कि खाद्य पदार्थ हम लोग जो भी खाते हैं तो उनका सारा यूज हमारे शरीर में नहीं होता, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनका जो है उनसे क्या होता है, ऊर्जा बनता है। कैसे बनता है वो लोग हम आगे देखेंगे। तो खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। इसमें क्या है, उत्सर्जन को क्या कहते हैं, बॉडी से अवशिष्ट पदार्थ और टॉक्सिन्स यानी वेस्टेज मटेरियल और टॉक्सिन बाहर निकलने की विधि को ये हम एक्सक्रेशन में देखेंगे। तो एक्सक्रेशन में जो है, एक्सक्रेशन उत्सर्जन में अवशिष्ट पदार्थ और टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो ये कितना, 5 विशेषताएं होंगे, 4 विशेषताएं और हम देखते हैं, नोट कर लीजिए इनको। हाँ तो देखते हैं नेक्स्ट, 6 नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, जो लिविंग थिंग्स का विशेषताएं, वो गमन है, मोशन। मोशन किसको कहते हैं, एक ही स्थान पे खड़े खड़े हिलना या डुलना, इसमें मूवमेंट है। मूवमेंट और मोशन में यही अंतर है। मूवमेंट में क्या है, एक से दूसरे जगह जाना पड़ता है। मोशन, अगर आप खड़े रह के भी हिल डुल रहे हैं तो उसे हम मोशन में गिनेंगे। गमन ये किन में होती है, ये आपको प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स इन द सेंस यहाँ पे आप जानवर भी ले सकते हैं और ह्यूमन बींग्स भी, वो भी खड़े खड़े, ह्यूमन बींग्स भी, एनिमल्स भी, और प्लांट्स तो खड़े खड़े ही हिलते डुलते हैं। तो ये क्या हुआ आपका 6 नंबर का
कैरेक्टरिस्टिक हुआ आपका लिविंग थिंग्स का। 7 नंबर में अनुगमन यानी लोकोमोशन। लोकोमोशन और मोशन में क्या अंतर है? लोकोमोशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करना, अंतर दोनों में समझ में आ गया होगा। गमन एक ही स्थान पे खड़े खड़े हिलना डुलना, और अनुगमन में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करना। ये केवल एनिमल्स में होती है, यानी जानवर प्लस ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे आपका प्लांट्स है, प्लांट्स में अनुगमन नहीं होता है। कोई प्लांट्स आप देखें हैं जिसमें लोकोमोशन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हुए किसी प्लांट को आपने नहीं देखा होगा। तो 7 नंबर हो गया। नेक्स्ट 8वां नंबर में प्रतिक्रियाशीलता यानी रिस्पॉन्सिवनेस, यानी क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दर्द महसूस होगा, जल गया, जैसे मान लीजिए आप किसी आग के पास अपना हाथ ले जाते हो और वहाँ पे आपका हाथ जलता, प्रतिक्रिया में क्या होगा कि आपका जो हाथ है ऑटोमेटिक मस्तिष्क जो है उसको निर्देश देगा कि आप उसको पीछे कर लीजिएगा, उसमें आपको किसी अन्य आदेश की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा अनुकूलन, एडॉप्शन। हमारे में एक विशेषताएं हैं जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अनुसार खुद को ढालना। किनके अनुसार? पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालना। पर्यावरण के अनुसार कैसे, अब हम बताते हैं। अब जैसे आप उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखते होंगे कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। हमारे यहाँ के भालू जो हैं वो काले होते हैं और उनका ठंड और गर्मी में ज़्यादा रहने की क्षमता नहीं होती, लेकिन जो उत्तर ध्रुवीय भालू होते हैं वो काफ़ी ठंडे मौसम में रह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है। अब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, आपका ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, और नीचे ये मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा? भूमध्य रेखा है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा में। तो अब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो लोग, अब यहाँ उत्तर ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ के लोग, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ के लोग जो हैं ठंड में रहने के आदी जाते हैं। विंटर मौसम यहाँ ज्यादा रहता है, तो यहाँ के लोग क्या होंगे कि उनके अनुसार ढल जाते हैं। यहाँ के लोग अगर मान लीजिए भूमध्य सागर के लोग अगर नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस होगी। यहाँ के जानवर वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वहाँ जो उत्तर ध्रुवीय भालू है या ध्रुव पे जो रहते हैं, उत्तर ध्रुव पे हम लोग देखते हैं उत्तर ध्रुवीय भालू है, तो वो वहाँ पे एडॉप्शन के कारण ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। आपके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग थिंग्स के, सबसे पहले कौन सा हो गया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं। तीसरा आपका हो गया श्वसन, रेस्पिरेशन। चौथा हो गया न्यूट्रिशन, पोषण। पांचवा हो गया एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। छठा हो गया गमन, मोशन। सातवां अनुगमन, लोकोमोशन। आठवां प्रतिक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस। और 9th लास्ट अनुकूलन, एडॉप्शन। तो आज हमने क्या क्या देखा? साइंस के बारे में जाना, इंट्रोडक्शन लिया उसका, कितने पार्ट्स उसके होते हैं, और उसके बाद हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया। इनके बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु बताया। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? बायोस और लोगोस शाब्दिक अर्थ से मिलकर बना है। और जीवन की लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? कीमोसिंथेसिस थ्योरी जो है ओरियन जो रशियन साइंटिस्ट है उनके द्वारा दी गई थी, उनके अनुसार हमने देखा। फिर आगे चल के हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स यानी जीवों की विशेषताओं के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट डे जो है हम क्या शुरू करेंगे? न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन, पोषण। तो इससे आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और आगे के लिए तैयार हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। ये बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियोज़ हैं, धीरे धीरे इसमें नेक्स्ट और वीडियोज़ ऐड होते जाएंगे और लगभग 30 क्लासेज में आपका ये बायोलॉजी चैप्टर जो है कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी। साइंस का जो है लगभग आपका पोर्शन जो है उसमें से अगर 100 नंबर मतलब 100% देते हैं साइंस को, तो उसमें आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है 50% कवर करता है। तो इसके लिए बहुत उपयोगी साबित है आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।